सो हेलो माय डियर फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू सीरियो मिलनो अड्डा। तो ये हमारी दूसरी वीडियो है ग्रेविटेशन चैप्टर का क्लास 9। तो यहाँ पे हम पढ़ने जा रहे हैं केपलर्स लॉ ऑफ प्लैनेटरी मोशन। जैसे हमने पिछले वीडियो में इंट्रोडक्शन के बारे में पढ़ लिया था, यूनिवर्सल लॉ ऑफ ग्रेविटेशनल कांस्टेंट के बारे में पढ़ लिया था, फोर्स ऑफ ग्रेविटेशन, ग्रेविटी क्या होती है, कैसे यहाँ पे हमारा सोलर सिस्टम में जो प्लैनेट्स होते हैं मूव करते हैं ग्रेविटेशनल फोर्स की वजह से, सेंट्रीपिटल फोर्स और टाइड्स जो हमारे ओशियंस में सीज में आती हैं वो मून एंड सन के ग्रेविटेशनल फोर्स की वजह से आती हैं, राइट। तो ये सारी चीजें हमने वहां पे डिस्कस कर ली थी, कैसे हमारा अर्थ पे 9.8 न्यूटन का जो फोर्स निकल जाता है वो कैसे निकालते हैं, वो सारी चीजें हमने डिस्कस कर ली थी। यहाँ पे हम डिस्कस करने वाले हैं केपलर्स लॉ ऑफ प्लैनेटरी मोशन। जो प्लैनेटरी मोशन होता है तो उसमें तीन केपलर के लॉ था, है कि नहीं। एक साइंटिस्ट है जोहानस केपलर, जिन्होंने ये तीनों लॉ को बनाया। ये तीनों लॉ क्या थे, इन तीनों के अंदर था क्या, इन तीनों का मतलब क्या है, वो सारी चीजें हम यहाँ पे डिस्कस करेंगे वन बाय वन स्टेप करके। तो चलिए देखते हैं बिना किसी टाइम वेस्ट के। तो पहला लॉ उनका क्या था, पहला लॉ उनका यहाँ पे था, मैंने लिख रखा है तीनों लॉ पे, तो आपके बुक में भी दिया होगा, उसको अच्छे से याद कर लीजिएगा। इसको अपने वर्ड्स में नहीं बना पाएंगे आप, क्योंकि साइंटिफिक डेफिनेशन जो होती है और जो थ्योरीज होती हैं उनको आपको एज इट इज ही लिखना पड़ता है। इसको अपने वर्ड्स बनाने की कोशिश करोगे तो कहीं ना कहीं कुछ मिस्टेक हो जाएगी और उसका मतलब कुछ और निकल जाएगा। उसका मतलब वही रहे, वही स्टेटमेंट रहे, वही चीज रहता है, ठीक। तो यहाँ पे मेन चीज साइंस में क्या होता है कि जो स्टेटमेंट आपको दिया गया है वही स्टेटमेंट एज इट इज रन किए। हाँ, एक्सप्लेनेशन को आप अपने वर्ड्स में लिख सकते हो, बट डेफिनेशन, एक्सप्लेनेशन, थ्योरीज जो होती हैं, यहाँ पे जो थ्योरीज होती हैं, वर्ड्स होते हैं, स्टेटमेंट्स होते हैं, वो सेम टू सेम आपको यूज करना पड़ता है। तो आपकी किताब में भी दिया होगा, एनसीईआरटी में या फिर रेफरेंस बुक में भी दिया होगा, राइट। तो देखिए पहला लॉ क्या था, The planet move in an elliptical orbits around the sun with the sun at one of the two foci of the elliptical path। यानी कहने का मतलब ये है कि हमारा जो सन है वो एक इलिप्टिकल पाथ में मूव करता है, ना कि एक सर्कुलर पाथ में। सर्कुलर पाथ यानी कि सिंपल सा का सर्कल बन जाता है, बट इलिप्टिकल पाथ सर्कल जैसा नहीं होता है, एक इलिप्स शेप होता है। देखिए यहाँ पे ये आपको ड्राइंग दिख रही है, यहाँ पे ये शेप है, इसको कहते हैं इलिप्टिकल, इलिप्स इसको कहते हैं। तो इलिप्स के जैसे सेंटर आपका होता है, सर्कल का एक सेंटर होता है, सिर्फ एक सेंटर होता है, बट यहाँ पे क्या होता है, इलिप्स में आपके दो सेंटर होते हैं, उसको सेंटर क्या कहते हैं, फोकस कहते हैं, राइट। टू फोकाई हो जाता है, तो फोकस का प्लूरल फॉर्म होता है फोकाई, FOCI। फोकस का होता है प्लूरल फोकाई। तो पहला यहाँ पे F2 यहाँ पे, F1 यहाँ पे, ये दो क्या हो गए, इसके फोकस हो गए, फोकाई हो गए। तो हमारा किसी एक फोकाई पे सन एस्टैब्लिश्ड रहता है, तो यहाँ पे F2 पे हमारा सन क्या रहता है, एस्टैब्लिश है। यहाँ पे पहले लॉ बताने का मतलब है कि जो हमारा प्लेनेट है वो इलिप्टिकल पाथ में मूव करता है, राइट, ना कि सर्कुलर पाथ में। ये हो गया। Each planet revolves around the sun in such a way that the line joining the planet to the sun sits over an equal areas in equal intervals of time। यानी कहने का मतलब ये है कि जब हमारा प्लेनेट यहाँ पे इक्वल इंटरवल ऑफ टाइम, मान लीजिए कि 2 मंथ्स में वो पॉइंट ए से, एक नया प्लेनेट है, पॉइंट ए से 2 मंथ के अंदर पॉइंट बी तक उसने रीच किया, 2 मंथ यानी 60 डेज के अंदर वो पॉइंट ए से पॉइंट बी तक आया, तो जो उसने एरिया कवर की वही एरिया इसकी इक्वल होगी। कब, जब पॉइंट ए डैश से पॉइंट बी डैश से सेम प्लेनेट हमारा मूव किया 2 मंथ्स के अंदर, टाइम हमारा सेम रहेगा, ठीक। तो सेम टाइम के अंदर जो एरिया निकल के आती हैं सन से कोऑर्डिनेट करने के बाद, वो एरिया दोनों इक्वल होती हैं, राइट। यहाँ पे 2 मंथ में पॉइंट ए से पॉइंट बी गया, यहाँ पे पॉइंट ए से ए डैश से पॉइंट बी डैश गया 2 मंथ के अंदर, दोनों की एरिया जो होंगी वो यहाँ पे छोटी लग रहा है, यहाँ पे आपको ट्रायंगल जैसा दिख के लग रहा है, यहाँ बड़ा लंबा ट्रायंगल लग रहा है, दोनों की एरियाज सेम होंगी। यही कहने का यहाँ पे सेकंड लॉ ऑफ केपलर ऑफ प्लैनेटरी मोशन कहने का ये प्रयास कर रहा है कि दोनों एरियाज इक्वल होंगी, बिकॉज़ दे आर शिफ्ट अंडर द इक्वल इंटरवल ऑफ टाइम, ठीक। और आपका यहाँ पे ये चीज, इसके अंदर एक और पॉइंट है कि सन के पास जो आपका मूवमेंट होता है प्लैनेट्स का, इट इज फास्टर देन, यहाँ पे उसकी कंपैरिजन में, कहां पे, जब इट इज फार्दर फ्रॉम द सन। यहाँ पे देखिए ये वाला पार्ट, ये वाला यहाँ पे प्लैनेट जो है, ये वाला पार्ट आपका, ये स्लोली मूव करेगा, क्या, ये स्लोली मूव करेगा यहाँ पे प्लैनेट, बट यहाँ पे ये क्या है, यहाँ पे सन के करीब है, पास में है, तो यहाँ पे क्या होगा, यहाँ पे इसकी स्पीड थोड़ी सी फास्टर रहेगी प्लैनेट की कंपैरिजन टू दिस पॉइंट। तो सन के पास जो भी प्लैनेट रहेंगे उसके पास अगर आता है तो यहाँ पे आपका मूवमेंट ऑफ द प्लैनेट विल बी फास्टर इन कंपैरिजन टू द व्हेन द प्लैनेट आर अवे या फार्दर फ्रॉम द सन, लाइक दिस पॉइंट, राइट। तो यहाँ पे आपका प्लैनेट स्लो मूव करेगा और यहाँ पे फास्ट मूव करेगा। केपलर का थर्ड लॉ क्या था, देखिए, the cube of the mean distance of the planet from the sun is directly proportional to the square of it takes to move around the sun। यानी कि r cube is directly proportional to the square of the time and
ये जब हम इसको प्रोपोर्शनलिटी की साइन हटाते हैं तो हमारा हमेशा कांस्टेंट निकल जाता है, ठीक। तो कांस्टेंट हटाएंगे, यहाँ पे कांस्टेंट आ जाएगा, और जब हम इस t को इधर ट्रांसफर करेंगे आ जाएगा डिवाइड हो जाएगा, तो r³ अपॉन t स्क्वायर इक्वल टू कांस्टेंट, यानी कि जो आपका निकल के आएगा कांस्टेंट आएगा। r³ क्या है? r³ इज द मीन डिस्टेंस है, आपका मीन डिस्टेंस हो गया प्लेनेट का, और t क्या आ गया? टाइम हो गया आपका, ठीक ना, कि एक अराउंड द सन, एक प्लेनेट को रिवॉल्व कर रहा है अराउंड द सन, तो कितना टाइम वो ले रहा है। ये हो गया आपका केपलर्स लॉ का केपलर थर्ड लॉ, ठीक। तो तीसरा लॉ गया है। तो यहाँ थे आपके केपलर के तीनों लॉ, ठीक, तीनों लॉ थे, और उसके बारे में एक्सप्लेन कर दिया। और जो आपका प्लेनेट मूव करता है अराउंड द सन, वो ग्रेविटेशनल फोर्स की वजह से ही मूव करता है, ये तो मैंने पिछली वीडियो में आपको बताया ही था। और ग्रेविटेशनल फोर्स की वजह से ही सेंट्रीपिटल फोर्स काम करता है, जिसकी वजह से वो एक पर्टिकुलर ऑर्बिट में पर्टिकुलर ट्रैजेक्टरी फॉलो करता रहता है, ये मैंने बताया था। चलिए अब आगे बढ़ते हैं। सो फ्रेंड्स, अब हमारी टॉपिक है यहाँ पे कैसे न्यूटन दादाजी ने, है कि नहीं, सर आइजैक न्यूटन ने कैसे वहां पे वो फाइंड आउट किए, कैसे उन्होंने गेस किया कि जो हमारा इनवर्स स्क्वायर लॉ है, इनवर्स स्क्वायर लॉ क्या, F इक्वल टू मतलब कि F इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू 1 अपॉन r स्क्वायर, यानी कि इज द स्क्वायर ऑफ द डिस्टेंस बिटवीन द टू प्लैनेट्स इज इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू द ग्रेविटेशनल फोर्स बिटवीन देम। तो ये कैसे उन्होंने निकाला, इसको कहते हैं इनवर्स स्क्वायर लॉ, राइट। तो ये उन्होंने कैसे गेस किया, इसके बारे में हम यहाँ पे अच्छे से चर्चा करेंगे, डिस्कस करेंगे, राइट। तो देखिए, हमारा जो भी प्लैनेट रहता है, उनके बीच जो प्लैनेट मूव करता रहता है, वो ग्रेविटेशनल फोर्स की वजह से मूव करता रहता है, और ग्रेविटेशनल फोर्स की वजह से सेंट्रीपिटल फोर्स एक्ट करता है। तो सेंट्रीपिटल फोर्स का फार्मूला क्या होता है? F इक्वल टू mv² अपॉन r। अब वो करना क्या है यहाँ पे, अब यहाँ पे आगे आप क्या करोगे, आगे यहाँ पे m क्या है हमारा, m हमारा होता है कांस्टेंट, क्योंकि मास है, और मास किसी भी बॉडी का हमारा कांस्टेंट होता है, तो कांस्टेंट यहाँ पे m है, और जब हम कांस्टेंट को हटाते हैं तो प्रोपोर्शनलिटी की साइन आती है, राइट। F इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू v² अपॉन r, ये करेंगे क्योंकि मास हमारा कांस्टेंट है, m इज कांस्टेंट, राइट। अब क्या करेंगे यहाँ पे, अब v दिया है, v क्या होता है, वेलोसिटी होती है, वेलोसिटी कैसे निकालेंगे, v इक्वल टू 2 पाई r अपॉन t, वेलोसिटी इक्वल टू डिस्टेंस अपॉन टाइम। हमारा सन हो गया यहाँ पे, और हमारा प्लेनेट हो गया यहाँ पे, राइट। ये मूव कर रहा है हमारा प्लेनेट p, तो ये सन के अराउंड क्या कर रहा है, मूव कर रहा है एक पर्टिकुलर ट्रैजेक्टरी में। तो इसका ये मान लेते हैं यहाँ पे हम लोग स्टडी करने के लिए इसको सर्कल मान लेते हैं, हमने पढ़ा था कि इलिप्टिकल होता है, बट यहाँ मान लेते हैं कि ये आपका सर्कल होता है। तो सर्कल का सर्कमफेरेंस 2 पाई r होता है, डिस्टेंस आपका एग्जाम मूव करने वाला है सर्कुलर पाथ में, तो 2 पाई r होगा अपॉन t, कोई पर्टिकुलर टाइम में वो कर रहा है 12 मंथ से हम लोगों को लगता है सन के अराउंड मूव करने में हमारे को, तो यहाँ पे टाइम t हो जाएगा। अब यहाँ पे देखिए 2 पाई जो है, 2 पाई इज कांस्टेंट, तो यहाँ पे इसको कांस्टेंट रहेगा, तो इसको अगर हम लोग हटाएंगे तो v इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू r एंड इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू टाइम t। अब दोनों साइड स्क्वायरिंग करेंगे हम, ठीक, स्क्वायरिंग बोथ साइड्स। अब क्या स्क्वायरिंग बोथ साइड्स करने से क्या होगा हमारा, तो v स्क्वायर इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू r स्क्वायर अपॉन t स्क्वायर, ये आपका निकल के आ जाएगा, राइट। अब यहाँ पे क्या करेंगे हम, अब यहाँ पे हम दोनों मतलब यहाँ पे क्या करेंगे, ऊपर नीचे r से मल्टीप्लाई करेंगे, क्या करेंगे, ऊपर नीचे r से मल्टीप्लाई करेंगे। देखिए r अपॉन r इक्वल टू यहाँ पे r³ अपॉन t स्क्वायर इनटू 1 अपॉन r हो जाएगा, राइट। सो यहाँ पे आपका हो जाएगा v स्क्वायर इनवर्स प्रोपोर्शनलिटी की साइन यहाँ पे r³ अपॉन t स्क्वायर इनटू 1 अपॉन r। अब यहाँ पे करेंगे, अब देखिए हमारा r³ अपॉन t स्क्वायर, ये अभी आपने केपलर्स थर्ड लॉ में पढ़ा, जो होता है कांस्टेंट, और यहाँ पे आपकी साइन क्या लग रही थी, इक्वल टू की साइन लग रही थी, राइट, इक्वल टू की साइन लग रही थी। अब क्या करेंगे हम यहाँ पे, अब हम करेंगे इसको कांस्टेंट, और इसको कांस्टेंट करेंगे तो क्या हो जाएगा हमारा v स्क्वायर एंड इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू 1 अपॉन r, ये आपका आ जाएगा वैल्यू, ठीक। अब इसका क्या करेंगे हम लोग यहाँ पे, इसका ये करेंगे, इसको लोग उठा के किसमें पुट करेंगे, इस इक्वेशन 1 में इसको पुट करेंगे v स्क्वायर की वैल्यू, ठीक। तो f इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू, यहाँ पे v स्क्वायर की वैल्यू रखेंगे हम लोग, तो 1 अपॉन r इनटू r, तो f इज इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू 1 अपॉन r स्क्वायर, एंड दिस इज योर इनवर्स स्क्वायर लॉ, इनवर्स स्क्वायर लॉ। सो ये तरीका था कैसे उन्होंने, न्यूटन दादाजी ने कैसे इनवर्स स्क्वायर लॉ निकाला, सर आइजैक न्यूटन ने। देखिए इसको एक बार रिवाइज करते हैं, सन के द्वारा ग्रेविटेशनल फोर्स लगता है यहाँ पे, और वहां पे क्या होगा, हमारा प्लैनेट सेंट्रीपिटल फोर्स के एक्ट होता है, जिसकी वजह से मूव करता है यहाँ पे। तो सेंट्रीपिटल फोर्स का फॉर्मूला होता है F इक्वल टू mv² अपॉन r, m होता है कांस्टेंट, जब कांस्टेंट घटाएंगे तो आएगी साइन प्रोपोर्शनलिटी की, तो F इक्वल F प्रोपोर्शनलिटी साइन v² अपॉन r, ये हमारा इसको फर्स्ट इक्वेशन मान लेंगे।
अब v की वैल्यू क्या होगी, हमारे वेलोसिटी है, वेलोसिटी होगी 2 पाई r अपॉन t। 2 पाई r इसको मान लेंगे, अभी हमने पढ़ा इलेक्ट्रिकल पाथ, बट यहां पे मान लेते हैं डेरिवेशन के लिए कि भैया ये सर्कुलर पाथ है, तो 2 पाई r होता है सर्कुलर पाथ का सर्कमफरेंस अपॉन टाइम t। किसी टाइम t के अंदर जैसे हमारा अर्थ 12 मंथ्स के अंदर हमारा रिवॉल्व करता है, एक पूरा कंप्लीट सर्कल कंप्लीट करता है अराउंड द सन अपने ऑर्बिट में। तो अब यहाँ पे 2 पाई क्या है, कांस्टेंट है, एक पर्टिकुलर वैल्यू होगी उसकी, राइट। अब 2 पाई कांस्टेंट है, तो कांस्टेंट को जब हटाएंगे तो प्रोपोर्शनलिटी की साइन आएगी, तो v इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू r, इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू t। स्क्वायरिंग बोथ साइड, दोनों साइड स्क्वायरिंग कर देंगे, तो v स्क्वायर r स्क्वायर अपॉन t स्क्वायर हो जाएगा। अब यहाँ पे क्या करेंगे, इसी साइड अपना RHS साइड मल्टीप्लाई कर देंगे r से ऊपर नीचे, ठीक, न्यूमरेटर में भी डिनोमिनेटर में भी। तो यहाँ पे आपका जाएगा r क्यूब अपॉन t स्क्वायर इनटू 1 अपॉन r आ जाएगा, जो मैंने यहाँ पे लिख रखा है। r क्यूब अपॉन t स्क्वायर कैपिटल थर्ड लॉ के जरिए हमने देखा कि ये कांस्टेंट होता है, इसको हटाएंगे प्रोपोर्शनलिटी की साइन आएगी, यहाँ पे v स्क्वायर इज इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू 1 अपॉन r। अब इसको क्या करेंगे, इसको उठा के रख देंगे हम यहाँ पे इक्वेशन 1 में, v स्क्वायर की जगह रख देंगे, तो क्या आएगा आपका यहाँ पे f इज इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू 1 अपॉन r इनटू r, जो होता है इनवर्स स्क्वायर लॉ आपका निकल के आ जाएगा, f इज इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू 1 अपॉन r स्क्वायर। आई थिंक ये आपको क्लियर होगा। आगे बढ़ते हैं। सो यहाँ पे बड़े ही दो सिंपल टॉपिक्स के बारे में डिस्कस करने वाले हैं, न्यूटन्स थर्ड लॉ ऑफ मोशन एंड ग्रेविटेशन, ठीक, दोनों कैसे कनेक्टेड है ये बताएंगे आपको, और फ्री फॉल के बारे में बताएंगे। तो देखिए सबसे पहले आपका आता है न्यूटन्स थर्ड लॉ ऑफ ग्रेविटेशन। उसमें क्या था, मैंने आपको बता रखा है पहले चैप्टर में या फिर आई थिंक सेकंड चैप्टर में, है कि नहीं, फोर्सेस वाले चैप्टर में, कि टू एवरी एक्शन देयर इज इक्वल एंड अपोजिट रिएक्शन। मतलब कि आपका जैसे हमने अब यहाँ पे इस चैप्टर के जरिए हम यहाँ पे डिस्कस करेंगे, वहां पे जैसे मैं दीवार को पुश कर रहा हूँ, यहाँ पे दीवार को धक्का दे रहा हूँ, तो दीवार भी मुझे उतना ही रिएक्शन फोर्स लगाएगी जितना मैं दीवार पे लगाऊंगा, ठीक, 5 न्यूटन फोर्स लगाऊंगा तो दीवार भी मुझे 5 न्यूटन फोर्स लगाएगी। ये अब ग्रेविटेशन वाले चैप्टर में कैसे हम इसको अप्लाई करेंगे, कि हमारा एक पेन है, मैं इसको नीचे छोड़ रहा हूं, तो अर्थ इसको पुल कर रही है जिस फोर्स के साथ, उसी फोर्स के साथ मेरा ये पेन भी उसको, मार्कर भी उसको पुल कर रहा है अर्थ को। तो क्यों हमको ये जो हमारा मार्कर है, पेन है, यही नीचे जाते हुए क्यों दिखाई देता है, अर्थ क्यों नहीं इसकी तरफ आते हुए दिखाई देता है हमको? भाई ये भी तो होना चाहिए, जो सब अगर दोनों ग्रेविटेशनल फोर्स दोनों इक्वली लगा रहे हैं, अर्थ भी इसके ऊपर जो ग्रेविटेशनल फोर्स लगा रहा है, वही फोर्स मेरा मार्कर भी इसके ऊपर लगा रहा है, तो दोनों यहाँ पे सिर्फ हमारा मार्कर ही गिरते हुए क्यों नहीं दिखाई देता है? क्यों दिखाई देता है ये सिर्फ मार्कर गिरते हुए, अर्थ क्यों नहीं इसकी तरफ आते हुए दिखाई देता है? ये यहाँ पे क्वेश्चन है। तो इसका आंसर ये है, चलिए इसको डिराइव करते हैं अपने फॉर्मूले के जरिए। क्या है फॉर्मूला? F इक्वल टू ma, यानी कि A इक्वल टू F अपॉन m। अब देखिए हमारा यहाँ पे मार्कर हो गया, मार्कर एंड मास ऑफ अर्थ। अब यहाँ पे हमको इन दोनों के बीच में बताना है कि क्यों हमारा मार्कर ही नीचे जाते हुए दिखाई देता है, अर्थ क्यों नहीं मार्कर की तरफ आते हुए दिखाई देता है। इसका सिंपल तरीका बहुत ही, देखिए फॉर्मूले के जरिए निकाल लेंगे। अब देखिए हमारा मार्कर का मास बहुत ही कम होता है, बहुत ही कम, नेग्लिजिबल अर्थ के कंपैरिजन में, लेकिन जो अर्थ इसके ऊपर ग्रेविटेशनल फोर्स लगा रहा है वो बहुत ज्यादा होता है, बहुत ज्यादा होता है, राइट। तो यहाँ पे आपका मास बहुत ही कम, इसको 1 मान लेते हैं, और फोर्स क्या होता है 9.8 न्यूटन लगता है। तो A इक्वल टू 9.8 अपॉन 1, यानी कि एक्सीलरेशन आया 9.8 मीटर पर सेकंड स्क्वायर, राइट। ये आया, अर्थ इसके ऊपर फोर्स लगा रहा है, इतना एक्सीलरेशन के साथ ये नीचे गिर रहा है, राइट। ये फोर्स था 9.8 न्यूटन और यहाँ पे मास इसका 1 हो गया। अब क्या हुआ, मार्कर हमारा 9.8 मीटर पर सेकंड स्क्वायर की रफ्तार से, एक्सीलरेशन से ये नीचे गिर रहा है। वहीं पे बात कर लेते हैं हमारे मार्कर के लिए। तो मार्कर का जो फोर्स है वो बहुत ही कम है, मार्कर का जो फोर्स है वो बहुत ही कम है, लेकिन अर्थ का जो मास है वो बहुत ज्यादा है। भाई ये भी तो वही सेम फोर्स लगा रहा है 9.8 मीटर पर सेकंड स्क्वायर, 9.8 न्यूटन। तो यहाँ पे A इक्वल टू 9.8, फोर्स आपका सेम रहेगा, लेकिन मास बहुत ज्यादा होता है। मास ऑफ द अर्थ इज वेरी हैवी, राइट। तो यहाँ पे बहुत हैवी मास होता है, अर्थ का हैवी मास होता है। तो यहाँ पे इतना हैवी मास होता है कि बहुत ज्यादा होता है, इसके कंपैरिजन में ये तो बहुत ज्यादा होता है। तो यहाँ पे जो वैल्यू निकल के आती है एक्सीलरेशन की वो बहुत ही कम होती है, वेरी स्मॉल, है ना, बहुत ही छोटी ही होती है, जो कि इसी वजह से हमारा जो पेन है, पेन की तरफ हमारा अर्थ आते हुए दिखाई नहीं देता है, पेन की तरफ हमारा अर्थ आते हुए नहीं दिखाई देता, क्योंकि एक्सीलरेशन की वैल्यू बहुत ही कम है, 0.00000 समथिंग, है कि नहीं। 10 रेज़ टू द पावर 24 आ जाता है, इतना कम वैल्यू आती है कि 10 रेज़ टू द पावर -24 आता है। अब -24 मतलब समझ लो कितना कम एक्सीलरेशन है कि नहीं। तो कहां से अर्थ हमको दिखाई देगा, उसकी तरफ मूव करते हुए, इसी वजह से हमारा सिर्फ पेन मूव करते हुए नीचे दिखाई देता है। फ्री फॉल क्या होता है? फ्री फॉल एक ऐसी कंडीशन होती है जहां पे हमारा कोई भी ऑब्जेक्ट अंडर द ग्रेविटी फॉल करता है
विदाउट एनी एयर रेजिस्टेंस और एनी एक्सटर्नल फोर्सेस। ठीक है ना, कि हमारा जैसे ये मार्कर है इसमें छोड़ दिया नीचे गिर रहा है, एयर रेजिस्टेंस लग रहा है, तो वैसे कंडीशंस वहां पे नहीं होती हैं। वहां पे बिना किसी एक्सटर्नल फोर्सेस के इंटरप्शंस के बिना ये फ्री फॉल करता है, उसको कहते हैं फ्री फॉल। ठीक, तो फ्री फॉल में ये आपकी कंडीशन होती है कि कोई भी एक्सटर्नल फोर्स वहां पे कोई भी एक्सटर्नल साइड इंटरप्ट नहीं करनी चाहिए। जैसे कि यहाँ पे क्वेश्चन बनता है कि पहले बताया था कि हमने एक एक्सपेरिमेंट किया, एक फेदर को लिया, एक आपका कॉइन लिया, दोनों को हमने साथ में छोड़ा, तो फेदर टाइम लेके गिर रहा है कि नहीं, बहुत लेट गिरा, और कॉइन पहले गिर गया विद इन अ सेकंड। ऐसा क्यों हुआ? तो यहाँ हमको एक्सप्लेनेशन दिया गया कि कॉइन जो होता है हेवियर होता है, इस वजह से गिर गया। फेदर लाइटर ऑब्जेक्ट है, इस वजह से लेट गिर गया, यानी कि लाइटर ऑब्जेक्ट्स विल फॉल आफ्टरवर्ड्स बिफोर, पहले कौन फॉलो करेगा? पहले फॉल करेगा हमारा कॉइन जो हेवियर मास है। तो गैलीलियो ने इस मिसकंसेप्शन को हटाया। इस मिसकंसेप्शन को हटाया कैसे? कि उन्होंने दो स्टोन्स को लिया और एक हल्का मास का, एक हेवी मास का, दोनों को साथ छोड़ा और दोनों साथ गिरे। कहां गिरे? नीचे गिरे। हाँ, तो इसका मतलब उन्होंने क्या बताया कि ये फ्री फॉल की कंडीशन हो गई, जहां पे ग्रेविटी हमारी मास से इंडिपेंडेंट रहती है, मास से इंडिपेंडेंट रहती है हमारी ग्रेविटी। तो यहाँ पे अब हम जब उन्होंने बताया कि अगर वैक्यूम हम ले लेंगे, वैक्यूम के अंदर हम वही फेदर और वही कॉइन लेंगे, तो क्या होगा? उसके अंदर एयर नहीं रहेगा, कोई एयर रेजिस्टेंस नहीं रहेगा। तो क्या होगा? वहां पे हमारा वैक्यूम के अंदर फेदर और कॉइन दोनों एक साथ नीचे गिरे, क्योंकि वहां पे कोई एयर रेजिस्टेंस नहीं थी। अब फेदर क्यों गिर रहा था लेट में? क्योंकि फेदर की सरफेस एरिया ज्यादा है कंपैरिजन टू द कॉइन के। कॉइन हेवियर है, वहां पे उसकी सरफेस एरिया ज्यादा है फेदर की, तो एयर रेजिस्टेंस ज्यादा लग रहा था उसके ऊपर, एयर रेजिस्टेंस ज्यादा लग रहा था उसके ऊपर, इस वजह से वो थोड़ा लेट गिरी। अदरवाइज दोनों साथ में गिरते। जैसे हमने वैक्यूम में देखा, कॉइन और फेदर को जब हमने रखा, कॉइन फेदर को दोनों साथ में गिरे। तो ये रीजन उन्होंने दिया इसका, और उन्होंने बताया कि ऐसा मिसकंसेप्शन बिल्कुल नहीं है कि हमारा लाइटर ऑब्जेक्ट लेट गिरेगा, हेवियर वाला जल्दी गिर जाएगा। दोनों साथ में गिरते हैं, बिकॉज ग्रेविटी सब पे कॉमन लगती है। 9.8 न्यूटन फोर्स जो होता है वही लगता है 9.8 मीटर पर सेकंड स्क्वायर की रफ्तार से दोनों गिरते हैं। यही होता है हमारा फ्री फॉल की कंडीशन में। सो इतना आज के लिए आपके लिए काफी था। मिलते हैं अगली वीडियो में, जहां पे हम लोग बहुत अच्छा चीजें डिस्कस करेंगे, जहां पे हम लोग एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी फाइंड आउट करेंगे, कैसे लगता है, कैसे काम करता है, वेरिएशन ऑफ द ग्रेविटी एट द पोल, एट द इक्वेटर कैसे होता है जब हम डिग करके इनसाइड द अर्थ जाते हैं, या फिर हम स्पेस में किसी स्पेस व्हीकल से या फिर एरोप्लेन के थ्रू जाते हैं, तो जो हमारी हाइट इंक्रीज होती है डिक्रीज होती है, उसकी वजह से वेरिएशंस क्या आती हैं, मास पे डिपेंडेंट हमारी ग्रेविटी है कि नहीं है, और हमारे ऑब्जेक्ट के, अर्थ के नहीं, जो ऑब्जेक्ट हैं उनके मास पे हमारी ग्रेविटी डिपेंडेंट है कि नहीं। इन सभी क्वेश्चंस का हम लोग अगली वीडियो में जवाब ढूंढेंगे, अगली वीडियो में डिस्कस करेंगे। तब तक के लिए जय हिंद, थैंक यू।